गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग सर। आज क्लास 7 में मैं हूँ और ये मेरा पहली घंटी है और आज मैं अध्याय विषय हमारी दुनिया का 12वां अध्याय जो है मौसम और जलवायु के बारे में आज हम आप लोगों को जानकारी देने आए हैं, इसके बारे में आज पढ़ाने आए हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मौसम और जलवायु दोनों के बारे में कि आखिर है क्या चीज़ और दोनों में क्या अंतर है। दोनों सुनने में एक जैसा लगता है ना, मौसम और जलवायु सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है। तो आप लोग देखे होंगे कि जब टीवी पे समाचार सुनाई देता है, टीवी पर समाचार सुने हैं, तो समाचार के अंत में या एक समय में आता है जब कि मौसम की पूरी दशा को बताया जाता है। और आप मोबाइल में भी आप आराम से वेदर रिपोर्ट देख सकते हैं। वेदर रिपोर्ट में दिखाया जाता है क्या क्या चीज़ दिखाया जाता है वेदर रिपोर्ट में, कभी गौर किया है? क्या क्या दिखाई देता है? सबसे पहला चीज आज का तापमान कितना है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया जाए यहाँ का। इसके बाद वहाँ पर दिखाई देता है आर्द्रता कितनी है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हवा में पानी की मात्रा कितनी है, ठीक है, हवा में भी पानी की मात्रा है ना, पानी की मात्रा कितनी है वो उस पर भी हमारा मौसम और जलवायु निर्भर करता है। वर्षा की मात्रा कितनी होती है, आज वर्षा नहीं हुई, 5 दिन वर्षा नहीं हुए, 1-2 महीना वर्षा नहीं हुए, 2-4 महीना नहीं हुआ, लेकिन साल भर में कभी न कभी तो वर्षा होती है। और वर्षा जो है किसी न किसी रूप में हमारे वातावरण को, पर्यावरण को प्रभावित करता है। एक वो हो गया। फिर चलते हैं, इसके बाद जो वायुमंडल की दशा, तत्कालीन दशा के बारे में बता रहे हैं। इसमें क्या क्या आ गया, तापमान, आर्द्रता, वर्षा और पवन की गति, पवन का वेग, यानी कि इस स्थान पर हम हैं तो हवा किस ओर चल रही है, पूर्वा चलता है कि पछिया चलता है, किधर से हवा चलती है ना। तो बड़े पुराने हमारे बूढ़े पुराने जो लोग थे वो कहते थे कि पछिया हवा चल रही है, पूर्वा हवा चल रही है, तो उससे भी मौसम की दशा का ज्ञान हमें प्राप्त होता था, ठीक है। तो अब हम जानना चाहेंगे कि मौसम और जलवायु में आखिर फर्क है क्या, किस बात का फर्क है ना। तो मौसम के बारे में, मौसम की परिभाषा है किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की तत्कालीन दशा को मौसम कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी खास स्थान, जैसे कि सोच लो कि ये अररिया जिला के अंतर्गत हम जहां हैं अभी, उस जगह को रानीगंज कहते हैं, या हम रानीगंज में भी कोई एक छोटा सा क्षेत्र ले सकते हैं। रानीगंज तो खुद अपने आप में एक छोटा क्षेत्र है, तो हम इसी क्षेत्र को एक निश्चित स्थान मान लेते हैं और निश्चित समय, अभी कौन सा समय चल रहा है, फरवरी, ठीक है। तो इस समय मौसम कैसा है, तो इस समय जो वायुमंडल की तत्कालीन दशा होगी उसको हम मौसम कहेंगे। जैसे कि सपोज करो कि हम जिस स्थान पर हैं, खास स्थान है और खास समय क्या है, अभी फरवरी चल रहा है, तो इस समय वायुमंडल की क्या दशा है, क्या आकाश साफ है, क्या धूप आ रहा है सही से, मौसम में ठंडी है या गर्माहट है, किस तरह का मौसम है। अभी के वायुमंडल की दशा बताओ कैसी है, वायुमंडलीय दशा जो है कैसी है, हवा चलती है ठंडक वाली, हाँ, धूप पड़ती है तो धूप गर्माहट महसूस होती है, लेकिन अभी है एक्चुअल में ठंडा मौसम। जब हम बाइक से चलेंगे तो ऑटोमेटिक बहुत ठंडा लगेगा, ठीक है। तो इस समय के इसी को बोलते हैं मौसम। अभी कैसा मौसम है, तो ऐसा मौसम है, ठीक है। अब चलो चलते हैं जलवायु। जलवायु किसको कहते हैं, जलवायु किसी स्थान में लंबे समय तक रहने वाली मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। किसी खास स्थान में, सपोज करो हमारा अररिया जिला है, किसी खास स्थान में लंबे समय तक मीन्स 2-4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, साल भर, इस तरह की बात होती है। साल भर
उस समय तक मौसम की क्या औसत दशा होती है? औसत, अब जैसे कि तापमान जनवरी में 16 डिग्री है, फरवरी में 18 डिग्री है, मार्च में 22 डिग्री है, अप्रैल में 27 डिग्री है, मार्च में बढ़ता चला जाएगा ना गर्मी, ठीक है। तो इस तरह गर्मी बढ़ती चली जाएगी। फिर जाके मौसम आएगा बरसात का मौसम, उस समय कुछ टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा, बट हाई रहेगा, मॉडरेट से थोड़ा हाई रहेगा। उसके बाद फिर जाके ठंडी का मौसम आएगा, फिर टेम्परेचर डाउन होगा, 12 डिग्री 12 डिग्री 10 डिग्री 8 डिग्री, न्यूनतम तापमान 3-4 डिग्री तक भी पहुंच जाता है मैदानी क्षेत्रों में, ठीक है। तो ये साल भर की जो तापमान है साल भर का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, इसके औसत को हम निकाल लेंगे, ठीक है। इसका औसत मान लो कि अगर होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम क्या कहेंगे, इस क्षेत्र के जलवायु के बारे में जब लिखना होगा तो इस क्षेत्र की जलवायु में हम तापमान का मेंशन कितना करेंगे? अगर औसत 28 डिग्री होता है तो हम मेंशन करेंगे 28 डिग्री है, ठीक है। और उसी तरह से हम सब चीज का औसत निकालेंगे, हर चीज का। जैसे वर्षा का, साल भर में कितना वर्षा हुआ, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कितना वर्षा हुआ, उसके औसत को निकालेंगे, साल भर का औसत इतना वर्षा हुआ, ठीक है। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, पवन की गति, सब चीज का A to Z का हम औसत निकालेंगे और कहेंगे कि इस जगह की जलवायु ऐसी है, ठीक है। मौसम स्थानीय स्तर पे हम देखते हैं, जलवायु को हम बड़े पैमाने पर, बड़े समय के एक बड़े यूनिट में देखते हैं और बड़े स्थान के लिए उसको इंगित किया जाता है जलवायु, ठीक है। तो अब हम समझ चुके हैं मौसम और जलवायु में क्या अंतर है ना। अब हम लोग इतना तो समझ चुके हैं कि विश्व के अलग अलग भागों में जलवायु अलग अलग प्रकार की होती है, इतना निश्चित हम लोग समझ गए। अब हम लोग यह जानेंगे कि क्या उस जलवायु को कोई ऐसा फैक्टर है जो प्रभावित भी करता है, जलवायु को प्रभावित भी करता है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके बारे में हम आज चर्चा कर लेते हैं। तो पहला फैक्टर है, इसको आप लोग नोट कर लिए? ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं। तो आज हम जानेंगे कि जलवायु को प्रभावित करने, विश्व में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो सबसे पहला कारक है 1 नंबर में अक्षांशीय स्थिति। एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। अक्षांशीय स्थिति, दूसरा है समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से दूरी, तीसरा है पर्वतों की दिशा में अवरोध, पर्वतों की दिशा में अवरोध, इसके बाद है समुद्री धाराओं की दिशा, समुद्री धाराओं की दिशा, समुद्री धाराओं की दिशा, फिर पवन की दिशा,
पवन की दिशा, द डायरेक्शन ऑफ विंड। समुद्र तट से ऊंचाई, छठा में है समुद्र तट से ऊंचाई। और सातवां नंबर में है तापमान, सातवां नंबर में है तापमान। ठीक है, इन सारे फैक्टर को हम एक एक करके जानेंगे कि इन सारे फैक्टर्स का जलवायु पर क्या असर पड़ता है, विश्व के जलवायु पर। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम देखेंगे अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति का मतलब होता है कि पृथ्वी के किस अक्षांश पर हम अवस्थित हैं। अक्षांशीय स्थिति का मतलब यही होता है। और हम देखते हैं कि 0 डिग्री, जब ग्लोब को हम देखते हैं, पृथ्वी को देखते हैं, तो अक्षांश में 0 डिग्री अक्षांश पर, 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, है ना, इसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा पर हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और सबसे ज़्यादा सघन वन पाए जाते हैं। इन तीनों का संबंध है आपस में। सबसे ज़्यादा वर्षा जहाँ होगी वहाँ सबसे अधिक पेड़ पौधे उगेंगे। तो सबसे बड़े बड़े जंगल यही हैं। अमेजन जंगल है, कांगो बेसिन है, दुनिया के सबसे घने घने जंगल, जावा, सुमात्रा इत्यादि सब जंगल के क्षेत्र हैं। और इसको पृथ्वी का जो है फेफड़ा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे अधिक, पृथ्वी पर सबसे अधिक कार्बन ऑक्सीजन का उत्पादन यदि कहीं होता है तो बस यहीं से होता है। तो हम निश्चित रूप से विषुवत रेखा पर हम देख रहे हैं कि इसका जलवायु की कैसी दशा है। तेज गर्मी, हायर टेम्परेचर, हायर ह्यूमिडिटी भी, और क्योंकि वर्षा ज़्यादा होती है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी ही। और यहाँ पर दिन भी सबसे ज़्यादा समय, दिन का सबसे ज़्यादा समय होता है, बड़ा दिन होता है। ठीक है, बड़ा दिन और बड़ी रातें, ये सारा चीज़, सारी बातें होती है। तो अक्षांशीय स्थिति का बहुत बड़ा महत्व है तापमान। अब देखो, इस 0 डिग्री के बाद हम जो 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 23.5 डिग्री जाते हैं। 23.5 डिग्री पर क्या है? कर्क रेखा है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है। ठीक है, तो ये हो गया कर्क रेखा और ये हो गया मकर रेखा। समझते हो इतना तो जरूर। तो मकर रेखा और कर्क रेखा दोनों जो है एक तापमान का बॉर्डर है। पूरे पृथ्वी पर तापमान का एक सीमा रेखा है। इसको सीमा रेखा क्यों कहते हैं, इस बात को ध्यान से समझना है। सीमा रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सीमा के उत्तरी ग्लोब पर इस सीमा से ऊपर जाने पर, यानी उत्तर की ओर जाने पर, हमें तापमान बड़ी तेजी से नीचे होने लगता है। कर्क रेखा पर अवस्थित है भारत कि नहीं, जानते हो ना? कर्क रेखा भारत में कहाँ से गुजरती है? हमारे बिहार में गया से होकर गुजरती है और बहुत सारा जिला है उस होकर गुजरती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि कर्क रेखा जिस क्षेत्र से गुजरी है भारत में, और भारत ही नहीं, विश्व के जिन देशों में कर्क रेखा गुजरी है वहाँ मौसम के अधिक से अधिक प्रकार पाए जाते हैं। ऐसा इस स्थिति के कारण हुआ है, अक्षांशीय स्थिति के कारण। क्योंकि हमारे यहाँ कितने मौसम? 4 मौसम होते हैं। कितने मौसम होते हैं? 4। और मानसूनी प्रकार की जलवायु है ना? तो मानसूनी जलवायु है। फिर दक्षिण भारत से और हम केरल के और हम दक्षिण चले जाएंगे, श्रीलंका, यहाँ तक कि केरल के आसपास और श्रीलंका वगैरह क्षेत्र में सदाबहार वन मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब है
कि जलवायु का प्रभाव अक्षांशीय स्थिति पर बहुत हद तक निर्भर है। क्योंकि हम फिर देखते हैं उत्तर भारत में अलग प्रकार के वन हैं, पतझड़ वन है, फिर बीच मध्य भारत तक में पतझड़ वन का धीरे धीरे लोप होता है। दक्षिण भारत में हम जाते हैं तो सदाबहार वन तरह का जो है वन, एक अलग प्रकार का वन देखने को मिलता है। तो इन सारी बातों को से स्पष्ट होता है कि अक्षांशीय स्थिति किस प्रकार से जलवायु को प्रभावित करती है। चलिए अब नेक्स्ट है समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी का क्या प्रभाव पड़ता है तो स्पष्ट देख सकते हैं अभी के समय में। अभी के समय छोड़िए, अभी से काफ़ी ठंड थी जनवरी में, है ना, बहुत ठंड थी हमारे यहाँ, बिना जैकेट के हम लोग बाहर नहीं निकल पाते थे। लेकिन उसी समय का यदि वीडियो आपको लाइव दिखा दिया जाए कोलकाता का और इसके बाद आप चेन्नई का और मुंबई का यदि वीडियो दिखा दिया जाए लाइव उसी समय, जिस समय हम जैकेट पहने हैं उस समय वहाँ लोग टी शर्ट पहन कर घूम रहे हैं, वहाँ लोग टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। इसका मतलब है कि समुद्र तटीय क्षेत्र में जलवायु न बहुत ज़्यादा गर्म होती है न बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बिल्कुल मध्यम, जैसे मध्यम मार्ग कहते हैं, एकदम मध्यम मार्ग पर तापमान चलता है। ठीक है, क्योंकि समुद्र तट जो होता है, समुद्र जो होता है वह उसके तटीय क्षेत्रों को तापमान के रूप में इस प्रकार से प्रभावित करता है कि न वहाँ पर ज़्यादा गर्म होने देता है लैंड को और न ज़्यादा ठंडा होने देता है। इसके पीछे रीजन है, आगे चलकर बताएंगे। स्थलीय समीर, समुद्री समीर चलता है वहाँ, हाँ, तो दिन में कुछ समीर, रात में अलग समीर, इस तरह से दिन और रात स्थलीय समीर, समुद्री समीर चलते रहता है और तापमान में मिलावट होते रहता है वहाँ। ऐसा नहीं कि स्थलीय क्षेत्र में तापमान काफ़ी ज़्यादा है तो अब ज़्यादा ही रहेगा, वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि समुद्र की तरफ से ठंडी हवा इधर आती है गर्म क्षेत्रों की ओर, और गर्म क्षेत्र से फिर जाके जब समुद्र क्षेत्र गर्म हो जाता है तो स्थल ठंडा हो जाता है, तो फिर रात में जो है स्थल से समुद्र की तरफ हवा चलती है, तो स्थलीय समीर, समुद्री समीर चलता है। इस प्रकार से तापमान जो है समुद्री तटीय क्षेत्रों में सम की स्थिति रहती है। काफ़ी गर्मी में जाओगे समुद्र तटीय क्षेत्र में तो गर्मी महसूस नहीं होगी, आराम से उस समय भी आदमी बिल्कुल नॉर्मल शर्ट टी शर्ट पहनकर घूमते हैं। और जैसे ही पूरा ठंडी में जाओगे तो लोग जैकेट नहीं लगाते हैं, वहाँ जैकेट लगाना नहीं पड़ता है, लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं फिर नेक्स्ट, पर्वतों की दिशा में अवरोध। पर्वतों की दिशा में अवरोध भी जलवायु का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब देखते हैं हम हिमालय, हमारा हिमालय क्षेत्र है, एक बहुत बड़ी दीवार है। भारत के उत्तरी क्षेत्र में हिमालय, बर्मा से लेकर इधर अराकान योमा का पर्वत श्रेणी से लेकर हिंदू कोश, ठीक है, हिंदू कोश कहाँ, अफगानिस्तान तक हिमालय क्षेत्र पूरा एकदम दीवार की तरह खड़ा है। और उसके उस पार क्या है, तिब्बत, चीन इत्यादि देश हैं जो कि हमारे देश पर बुरी निगाह रखते हैं, लेकिन ये दीवार जो है हमारे देश का एक रक्षक है, प्रहरी है। ठीक है, एकदम सिपाही के तरह खड़ा रहता है। उसको पार करना चीन के बस की बात नहीं है कि वो इधर आकर हमारे सैनिक को मार दे, है ना। छोटी मोटी मुठभेड़ होते रहती है, पाकिस्तान जैसा क्षेत्र से सीमा से घुसकर भी घुसपैठी आते हैं, पहाड़ों पे भी चढ़कर आ जाते हैं, ग्लेशियर्स भी टप जाते हैं। ठीक है, तो वो अलग बात है। तो पर्वतों की दिशा में अवरोध, यह पर्वत हिमालय हमारे जलवायु को भी एक तरह से अच्छा इफेक्ट करता है, अच्छा प्रभावित करता है। यदि ये हिमालय नहीं होता तो हमारा उत्तरी भारत का जो मैदान इतना हरा भरा नज़र आता है, ये नज़र नहीं आता, इतना उपजाऊ नज़र नहीं आता, क्योंकि यहाँ उतनी वर्षा नहीं होती। हिमालय जो खड़ा है ना, तो वो जब मानसून हवा चलती है अरब सागर से, वहाँ से शुरू होती है, फिर बंगाल की खाड़ी होते हुए जो मानसून प्रवेश करती है, तो वह सबसे पहले इधर आकर टकरा जाती है हिमालय से, और हिमालय से टकराने पर ही सारी वर्षा जो है हमारे मैदानी क्षेत्रों में करवा देती है। अगर ये हिमालय क्षेत्र नहीं होता तो बादल तो घड़क के चला जाता, उधर कहाँ चला जाता, तिब्बत में घुस जाता। अरे ये फ़ायदा चीन को होने लगता, ठीक है, भारत को फ़ायदा नहीं होता। आज बांग्लादेश से लेकर बर्मा, बांग्लादेश, भारत
पाकिस्तान, ये सारे देशों को इनसे ज़बरदस्त फायदा है। ठीक है, तो समुद्र तट से पर्वत की दिशा में अवरोध, पर्वत की दिशा से अवरोध से हमें एक फायदा हुआ, लेकिन एक चीज़ नुकसान हो गया उस साइड वाले का। क्या नुकसान हुआ? तिब्बत वाला क्षेत्र एरिड क्षेत्र हो गया, बिल्कुल सूखाग्रस्त क्षेत्र, मतलब वहाँ वनस्पति नहीं मिलती है। तिब्बत का जो पठार है उधर, तो उधर जाओगे तो उधर तुमको वनस्पति नहीं मिलेगी। यही अवरोध के कारण, हिमालय के अवरोध के कारण वर्षा इधर हो जाती है, उधर शुष्क क्षेत्र चला जाता है। तो ये जलवायु के कारण, ये पर्वतों में दिशा के अवरोध के कारण जलवायु में ये परिवर्तन आता है। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट, समुद्री धाराओं की दिशा। समुद्री धाराओं की दिशा, समुद्र की धारा जो है, दो तरह की धारा चलती है, मालूम है समुद्र में? एक ठंडी जलधारा चलती है, गर्म जलधारा चलती है। तो ठंडी जलधारा जब चलती है तो अपने सारे क्षेत्र को ठंडा करते हुए जाती है। गर्म जलधारा चलती है तो अपने क्षेत्रों में गर्मी पैदा करते जाती है। और जब दोनों जलधारा मिल जाती है एक जगह तो क्या होता है? कुछ तो होता होगा। जब दोनों जलधारा एक जगह मिलती है तो भयंकर भाप का निर्माण होता है, बहुत ज़्यादा वाष्प बनता है वहाँ। ठीक है, और ठंडा गर्म पानी जब मिलेगा तो भाप बनेगा ही। इसके बाद लेकिन एक चीज़ प्लस पॉइंट है, दोनों जलधारा के मिलने से एक फ़ायदा होता है कि उन क्षेत्रों में मछली बहुत ही अधिक उत्पादन होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मछलियों का उत्पादन होता है। जैसे जापान वगैरह में क्यूरोशुओ जलधारा और लेब्राडोर जलधारा ठंडी जलधारा है। तो इस प्रकार से गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराओं का संगम होता है जापान के आसपास, जहाँ की जापान में बहुत अधिक मात्रा में मछली उत्पादन होता है। ये आगे चलकर पढ़ोगे, एक क्वेश्चन भी रहेगा इस पर कि जापान में इतना ज़्यादा मछली क्यों पाया जाता है। ये आगे कक्षा के लिए है, तुम लोगों को सिर्फ जानना जरूरी है, इतना ही। अब पवन की दिशा, पवन की दिशा कैसे चलती है हवा? कभी जाने हो? हवा गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर जाती है या ठंडे से गर्म क्षेत्र की ओर जाती है? ठंडी हवा जो है वो गर्म क्षेत्र की ओर जाती है। जो कोई क्षेत्र, दो क्षेत्र है, सपोज करो एक गर्म क्षेत्र है, एक ठंडा क्षेत्र है, हवा किधर से किधर चलेगी? गर्म क्षेत्र से, गर्म क्षेत्र में क्या होता है, गर्मी काफ़ी होती है, और ठंडे क्षेत्र से हवा गर्म क्षेत्र की ओर जाने लगती है। क्यों जाने लगती है? क्योंकि गर्म क्षेत्र में हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, और ऊपर उठने के बाद नीचे वाला जो स्थान है खाली होता है, उस खाली स्थान को कौन भरेगा? ठंडा हवा इधर से जाती है और वहाँ उस स्थान को घेर लेती है, फिर वो गर्म होकर ऊपर जाना है उसको। इसलिए गर्म क्षेत्र में, ठंडे क्षेत्र से हवा गर्म क्षेत्र की ओर चलती है हमेशा। तो इस प्रकार से पवन की दिशा भी जो है जलवायु को प्रभावित करती है। गर्म क्षेत्र में अगर ठंड हवा चलने लगे, अभी क्या है, अभी ठंडा हवा, जो हवा में ठंडक है, कैसे महसूस हो रही है हमको? क्या यहाँ अभी ठंडी का मौसम है? ऐसा नहीं है, अभी धूप को पूरा खिला हुआ है, धूप में गर्माहट भी है, लेकिन हवा जो चलती है वो ठंडा। क्यों? ये हवा कहीं और से आ रही है। इसका मतलब है ये हवा कहाँ से आ रही है? जम्मू कश्मीर से आ रही है, ठंडे क्षेत्रों से यह बर्फीली हवा आ रही है। अभी मौसम के दशा के बारे में तुम जानो, इसमें बताया गया है कि अभी ठंडी हवा, बर्फीली हवा चलती रहेगी। इसीलिए हमें जैसे ही 4 बजता है, 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद बस तुरंत ठंड लगना शुरू हो जाता है। बाइक से निकलते हैं, ठंडा लगता है। क्यों? यही रीज़न है। तो पवन की दिशा आगे चलेंगे, बहुत सारी बातें हैं इसमें। व्यापारिक पवन, अस्थाई पवन हम पढ़ेंगे अगले कक्षा में। समुद्र तट से ऊंचाई, समुद्र तट से ऊंचाई, ये नहीं नियम जानते हो ना, जो जो हम समुद्र तट से ऊंचे की स्थान की ओर जाएंगे तो हमें क्या होगी? ठंडक महसूस होगी। ठीक है, और दार्जिलिंग वगैरह क्या है, हाइट पे है, जैसे हम जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा ठंडक महसूस होगी। 1500 मीटर, 2000 मीटर, 2500 मीटर पर जाएंगे और ज़्यादा ठंडक महसूस होते चले। तो चलो, ये भी समुद्र तट से ऊंचाई। तापमान, तापमान का बहुत बड़ा फैक्टर है। तापमान जो है पृथ्वी पर सीधे जहाँ सूर्य की किरणें पड़ती है वहाँ तापमान अधिक होगा। ध्रुवीय प्रदेशों में क्रमशः तिरछी, सूर्य की रोशनी तिरछी चलती जाती है, जिसके कारण से वहाँ तापमान।
तो आज के लिए इतना, और इस चैप्टर का दूसरा पार्ट हम पढ़ाएंगे, मौसम और जलवायु का दूसरा पार्ट अगले कक्षा में। तब तक के लिए आप लोगों से विदा, धन्यवाद, थैंक यू।